Hello friends, welcome to Strong's group. Well, only 1 week is left for all those aspirants जो कि SBI क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं, राइट? कब है? 10th, 11th, 12th एंड 13th। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके कुछ ही दिन बाद, दैट इज 17 to 20 डेज के बाद मेंस का एग्जाम है, दैट इज 31 जुलाई। दैट मीन्स बहुत कम टाइम मिलेगा। तो ये 1 वीक में हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें और किस तरह करें कि हमारा जो है प्रीलिम्स और मेन जो है निकल जाए या फिर हो जाए। समझ में आ रहा है? सक्सेस मिल जाए हमें। कैसे होगा? इतने शॉर्ट टाइम में कैसे हो सकता है? कितना प्रिपरेशन हमारा है? इस 1 वीक में हम लोग क्या करेंगे? चलिए इस बारे में आज थोड़ा सा बात करते हैं एंड लेट मी हेल्प यू आउट विद दैट। पहले तो हमें ये समझना है कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। मेनली बता रहा हूँ, प्रीलिम्स और मेंस हो गया। अब इन दोनों में अंतर क्या है? प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ मेंस तक पहुंचने के लिए होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में तुम्हें स्पीड की जरूरत है और एक्यूरेसी की जरूरत है, जिसका कट ऑफ क्लियर करने के बाद मेंस पे चले जाओगे। प्रीलिम्स का कोई भी मार्क मेंस में ऐड नहीं होता है। मेंस क्या है? मेंस में आप लोगों को, आप लोगों का जो नॉलेज है, आप लोगों को जो पता है, मतलब कितना ज्ञान है, उस ज्ञान को टेस्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो प्रीलिम्स और मेंस में ये अंतर है। और प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। एवरी वन ऑफ यू कैन डू इट। बस एक्यूट डेडिकेशन चाहिए, दैट्स इट। डेडिकेशन अगर है कि मुझे एग्जाम देना है तो क्लियर कर जाओगे। अगर मन में ऐसा है कि अरे यार चलो देखते हैं, और भी एग्जाम्स आएंगे, दे देंगे, पेंडेमिक का टाइम है, मन नहीं कर रहा है, घर में इश्यूज है, काम बढ़ गया है, टाइम नहीं मिल रहा है, अगर इस तरह सोचोगे तो सक्सेस नहीं पाओगे कभी भी, और पढ़ाई कभी होगा भी नहीं, और नौकरी मिलेगा भी नहीं। क्या करोगे? वैसे ही जिंदगी चलती रहेगी। तो इट्स बेटर राइट कि जब हमारे पास टाइम है, डिस्पाइट वी हैव सो मच ऑफ इश्यूज, जो भी चीज़ है उनके साथ ये कर लिया जाए, ताकि हमें हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाए। बहुत लोग ये सोच के या ये मान के चलते हैं कि चलो लास्ट 2-3 इयर्स का कट ऑफ क्या गया है, उसके हिसाब से इस बार का कट ऑफ एक सोचेंगे, या फिर कोई मेंटर या फिर जो क्लियर आउट कर चुके हैं एसबीआई के, बहुत लोगों से डिस्कस करते, बात करते कि भाई इस बार कट ऑफ कितना जा सकते हैं, लास्ट ईयर कितना गया था, और इस कट ऑफ के पीछे भागते रहते हैं ये सोच के कि जितना भी कट ऑफ होगा उसके हिसाब से मुझे इस बार मान लेना कि इतना हो सकता है, मुझे इसको क्रॉस करना है। ये सोच के चलोगे तो कभी भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। कट ऑफ को लेके चलने से मार्क्स नीचे आएगा, ये एकदम डेफिनेट है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। तुम्हें कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तुम्हें क्या सोचना है कि कितना मार्क्स मैं अचीव कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के ऊपर सोच लगाना है। दैट मींस 100 अगर मार्क्स है तो मुझे 100 में 100 चाहिए, ये सोच के चलो, तब जाके 80 प्लस आएगा या 85 प्लस आएगा। 75 प्लस तो आना ही है। अब 80 प्लस के आसपास अगर हमें नहीं मिलता है तो प्रीलिम्स क्लियर करने का चांस कम हो जाता है। अब 80 प्लस आएगा कैसे, है ना, ये क्वेश्चन है कि 80 प्लस लाएंगे कैसे, किस तरह होगा? तो क्या क्या होता है प्रीलिम्स में? एक इंग्लिश होता है, एक रीजनिंग होता है और एक मैथ्स होता है, राइट? मैथ्स में 35 मार्क्स, रीजनिंग में 35 मार्क्स, इंग्लिश में 30 मार्क्स। मैथ्स रीजनिंग बहुत लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन टू सम एक्सटेंट इसको कर सकते हैं, कि लॉजिक है, ट्रिक्स है, बहुत सारे मैथमेटिकल चीजें हैं, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, बट इन बोथ केसेस घबराने वाली बात हो जाती है, क्योंकि उसमें स्कोर एक्यूरेसी में करना थोड़ा जो है मुश्किल हो जाता है, राइट? ये करेक्ट बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, राइट? कि आउट ऑफ 30 मार्क्स ग्रामर से ले लो, पकड़ लो, मान लो 10 मार्क के आसपास आ जाता है, 10-12 मार्क का। बाकी सब वोकैब के ऊपर होता है, मतलब जिसका वोकैब बहुत अच्छा है तो वो समझ सकते हैं। वोकैब का मतलब क्या है? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग ही पूछेगा। वोकैब अच्छा होने से क्या होता है, हम पैराग्राफ को पढ़ के समझ पाते हैं और उस हिसाब से आंसर दे पाते हैं। एंड मेनी पीपल यू आर थिंकिंग कि इंग्लिश में मेरा नहीं उठेगा, बिकॉज ऑफ इंग्लिश कम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। तो लेट मी टेल यू, तुम्हें 30 में 30 लाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में, इतना दूर तक मत भागो। अगर ला सकते हो अच्छी बात है, नहीं ला सकते हो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे? इंग्लिश में 18 मार्क्स के आसपास तुम ले आओ। 15 से नीचे तो सोचना भी मत, 15 से ऊपर और 18 के आसपास ले आओ। सही, 18 के ऊपर भी लाते तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 15 से नीचे बिल्कुल नहीं। तो कैसे होगा? 10 मार्क्स का ग्रामर जो एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन जैसी चीज होती है, उसमें एटलीस्ट 5 के आसपास एक्वायर कर सकते हो, बहुत बढ़िया। रीडिंग कम्बिनेशन जहाँ पे 7 मार्क्स से लेकर 10 मार्क आता है, वहाँ पे अगर 7 मार्क का है तो 3 मार्क के आसपास अगर एक्वायर कर सकते हो। बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि तुम्हें एक सेंटेंस का पूरा थीम पूछेगा या फिर पूरा का थीम पूछेगा, कभी एक आध वर्ड का मीनिंग पूछेगा, एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा। अगर रूट वर्ड्स बहुत बढ़िया से पता है तो फिर आराम से हो जाएगा, तो 3 मार्क तक ला सकते हो। 10 मार्क है तो 5 के आसपास या 4 मार्क तक ला सकते हो।
उसी तरह क्लोजटेस है, जंबल पड़ा। जंबल पड़ा क्या है, तुम्हें लाइंस को अरेंज करने होते हैं, सेंटेंस कनेक्ट करना पड़ता है ना। इन दो सिनेरियो तुम्हें ग्रामर की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसमें क्या चाहिए, उसे तुम्हें समझना पड़ेगा, वो लाइन पढ़ के समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, कैसे जोड़ेंगे। तो उसमें अगर कोई ऐसा वर्ड हो गया जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करोगे। तो वर्ड मीनिंग कैसे होगा, वर्ड मीनिंग को करने के लिए व्हाट आई सजेस्ट एवरीबॉडी इज दैट कि प्रीवियस ईयर बुक के लास्ट 5 ईयर से 6 ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसबी है, आईपीएस का, पीओ क्लर्क जो भी है, उन सब का जंबल पेड़ा या फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन या फिर क्लोज, उन सब के क्वेश्चन से वो सारे वर्ड्स निकाल लो जिसके मीनिंग तुम्हें नहीं पता, उसको लिख डालो, उसके वर्ड मीनिंग एंटोनी सिनोनिम जो है निकाल के रखो। बहुत सारा जो है मदद हो जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ वर्ड मीनिंग के पीछे भागेंगे, यूनिवर्सली कितना होता है, देयर आर 1500, 800 तो कोर है, 333 तो एकदम से चाहिए, उतना कैसे रट्टा मारोगे। वर्ड मीनिंग कभी रट्टा मारते हुआ है तो नहीं होगा। तो इस तरीके से एटलीस्ट 15 से 18 तक तो खींच ही सकते हो। अगर इंग्लिश में इतना हो गया तो अब रीजनिंग और मैथ्स में क्या होगा, समझ में आ रहा है। रीजनिंग मैथ्स में तुम्हें बहुत अच्छा मार्क्स उठाना पड़ेगा और उठा सकते हो। प्रीलिम्स में स्पीड का है बात, एक्यूरेसी स्पीड है ना, तो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं देंगे। क्या देंगे, तो आराम से कर सकते उस तरह क्वेश्चन देते हैं। अब क्वेश्चन के किस तरह टाइप होता है, एक इजी होगा, एक इजी टू मॉडरेट होता है, एक मॉडरेट होता है, एक टफ होता है। टफ तो नॉर्मली करते नहीं है, मॉडरेट तक पहुंच जाते हैं। इजी होने से तुम अगर 35 में 70 मान लेता हो, जैसे मैथ्स में 35 है, रीजनिंग में 35 है, 70 हो गया, तो 70 में एटलीस्ट 65 प्लस 68 के आसपास तो ले आओगे, इजी अगर हुआ। इजी टू मॉडरेट हुआ तो 65 64, मॉडरेट हुआ तो शायद और कम 55 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। इजी टू मॉडरेट में बहुत लोग जो है 64 या 62 तक खींच सकते हैं, अच्छा सा प्रिपरेशन है। लोअर अगर लिमिट में बोलूं तो इजी टू मॉडरेट में मान लो 50 के आसपास भी चले जाते हैं, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है, उस मार्क्स से तुम्हें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का टाइप के हिसाब से, लेकिन जिस तरह क्वेश्चंस का टाइप होंगे उस तरह उसका कट ऑफ भी सेट होगा। सो डोंट वरी। इजी का कट ऑफ अगर तुम्हारा 75 है तो इजी टू मॉडरेट का ही 75 होगा, जरूरी नहीं है मॉडरेट का 75 होगा, जरूरी नहीं। मॉडरेट का अगर डायरेक्टली मॉडरेट आ रहा है तो उससे 75 की जगह में तुम्हारा कितना आ जाए, 55 60 भी हो सकता है। तो कट ऑफ जो है क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से, तो यू आर द सेफ साइड अगर अच्छा प्रिपरेशन है। रीजनिंग और मैथ्स में, अब मैथ्स का बात करूं और रीजनिंग का बात करूं, दोनों मिला के मैंने क्या कितना बोला 70 और इंग्लिश का 30। तो इंग्लिश का अगर तुम 18 मार्क्स तक ले आते हो, रीजनिंग में आउट ऑफ 35 32 के आसपास ले आते हो, 30 32 ले आते हो, मैथ्स का 28 तक ले आते हो, बहुत ऊपर चले जाओगे, क्लियर होने का चांसेस 99% है, आराम से हो जाएगा। कट ऑफ भी ऐसा नहीं कि तुम्हारा 90 कट ऑफ आ जाएगा, उतना हाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये होगा सिस्टम। अब मैथ्स में आता क्या है, मैं धीरे धीरे चीजों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुन के जाना। अगर कोई चीज बहुत अच्छा लगा तो उसे नोट जरूर कर लेना, ठीक है, ये याद रखो। अच्छा, मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आप लोग अगर बिगिनर हो तो मैं बता देता हूँ, और अगर बिगिनर नहीं है तो बहुत लोग ये चीज ऑलरेडी पता है, तो सुन लो। जैसे नॉर्मली क्या होता है मैथ्स के, मैं नॉर्मली 2 मेजर पार्ट्स बना लेता हूँ, ठीक है, या फिर 3 मेजर पार्ट बना सकता हूँ। एक हो गया जहां पे सिर्फ कैलकुलेशंस की बात हो, सिर्फ कैलकुलेशंस, कोई नया टाइप या नया तरीका नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। दोज आर लाइक सिंप्लीफिकेशंस, इक्वेशंस, सीरीज, समझ में आ रहा है। ये 3 चीज क्या है, सिंप्लीफिकेशन से कितना मार्क तक आ सकता है, 10 to 12, जहां पे नॉर्मल है और अप्रोक्सीमेशन भी आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसमें से 5 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीरीज से 5 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार इनके सारे ट्रिक्स और तरीके समझ में आ गया तो उसमें नया सीखने लायक कुछ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। और अगर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और इक्वेशन की बात करें तो 10 5 5 20 मार्क्स तो तुम्हें हाथों हाथ मिल गया, अगर इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। इसमें एक बार सीखने के बाद तुम्हें बार बार इसके नए तरीके समझने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस को स्पीड में कैसे बदलोगे, कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन को कैसे बढ़िया करोगे, वैदिक मेथड्स, अलग अलग ट्रिक्स है। वी हैव मोर वीडियोस है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आई हैव ऑलरेडी गिवन 1 लिंक जहाँ पे कैलकुलेट इन सेकंड्स करके लिखा हुआ है। 2 वीडियोस हमारे सेशन 1 2 है, उसमें बहुत सारे वैदिक तरीके दिया गया है, मैंने दिखवाया हुआ है वहाँ पे कि किस तरह आप चीजों को ईजी करवा सकते हो, ईजी कैलकुलेशन कर सकते हो, चुटकियों में कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो वो अगर तरीका अगर माइंड में हो गया सेट, उससे कैलकुलेशन बार बार करते करते माइंड को शार्प कर लिए, सिम्प्लीफिकेशन, इक्वेशन, सीरीज आराम से हो जाएगा। 20 मार्क्स तुम्हारे हाथ में। उसके बाद क्या बचा, एक डीआई 5 मार्क का पूरा आने का 99% चांस है। डीआई तो देगा, एक तो एटलीस्ट देगा प्रीलिम्स में, बहुत टिपिकल नहीं देगा, मॉडरेट या उसके नीचे तुम्हारा इजी के आसपास भी आ जाएगा, वो हाँ 5 मार्क हो गया। फिर बाकी क्या रहा, अरिथमेटिक, ये हो गया 3 पार्ट। क्या बताया मैंने, कैलकुलेशन, फिर डीआई का पार्ट, फिर
एरिथमेटिक क्या होता है, जहाँ पे लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारे हैं, जैसे रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, एज हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोर्ड, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, SICI, नीचे एलिगेशन, बहुत सारे, ज्योमेट्री है ना, तुम्हारा पॉपुलेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, राइट। ये सारे एरिथमेटिक में है। और तुम्हारा एरिथमेटिक में बहुत इशू भी होता है, मुझे पता है कि आज सब लोगों को होता है, नहीं होता है, समझ नहीं पाते हो। क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन देखने के बाद क्या होता है, माय गॉड ये कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हो, सोचते हो कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, लैंग्वेज को घुमा दिया है। बिकॉज लैंग्वेज को घुमा दिया है, तुम लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हो, ये नहीं समझ पा रहे हो कि इसमें दिया क्या है, मांग क्या रहा है, बता क्या रहा है। जब तक ये 3 चीज नहीं समझोगे तो कैसे सॉल्व करोगे। तो कोई एक चीज बता देता है तो तुम्हें समझ में आ जाता है, फिर तो समझ का बात है, और समझना मतलब फिर इंग्लिश आ गया। तो मेरे हिसाब से अरिथमेटिक बाद में सॉल्व करो, पहले अरिथमेटिक क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करो कि बता क्या रहा है, मांग क्या रहा है, दिया क्या है। ये 3 चीज अगर पता हो गया तो कर सकते हैं आराम से। नहीं तो ट्रिक के ऊपर ट्रिक सीखते रहोगे, फॉर्मूला के फॉर्मूला सीखते रहोगे, कभी हो नहीं पाएगा। एंड वन मोर थिंग, सारे अरिथमेटिक एक दूसरे के साथ समवॉट रिलेटेड है। तो पता है कि सारे जो टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन बोर्ड वगैरह जो भी है, या DI वगैरह जो भी है, इन सब चीजों में 2 ऐसा चीजें जो हर चीज में जरूरत होती है। अगर ये 2 टॉपिक तुमने अच्छे से सीख लिया तो अरिथमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस चुटकी में कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे और आराम से कर सकते हो। वो 2 टॉपिक हो गया रेशियो एंड परसेंटेज। ये सुन लो, रेशियो ऑलमोस्ट हर चीज में मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा, पार्टनरशिप में मिलेगा, DI में तो मिलेगा ही, वहां पे परसेंटेज भी मिलता है, एवरेज भी मिलता है, राइट। तो रेशियो और परसेंटेज ये दोनों चीजें जो हर चीज में आता है, हर चीज में मिलता है। ये दोनों अगर किसी का वीक है तो अरिथमेटिक पे हाथ ही मत रखो, होगा ही नहीं। रेशियो और परसेंटेज इसका बहुत बढ़िया फाइन है, वर्बली कर सकता है कि इसका ऐसा से हुआ तो ये आंसर निकलेगा, इसका ऐसा से हुआ तो ये आंसर निकल सकता है। अगर इस तरह स्मूथ हो गया है तो आराम से जो है कोई भी अरिथमेटिक जो है आराम से आगे बढ़ सकते हो करके। अब 1 वीक के टाइम में इतने सारे चीजें कैसे करेंगे, तो हो नहीं पाएगा, राइट। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा समराइज करके बताऊंगा कि लास्ट वीक में क्या कर सकते हैं, लास्ट जो वीक बाकी है प्लस माइनस 1-2 डेज कैसे होगा। ठीक है, रीजनिंग के बारे में बता लेता हूँ। मैथ तो बता दी मैंने क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 20 मार्क्स मैंने बताया कैलकुलेशन, तो 5 मार्क दिया है, बाकी 10 से 15 मार्क जो है अरिथमेटिक से आता है। अरिथमेटिक से अगर देखा जाए तो कुछ भी आ सकता है, मैं नहीं बोलूँगा कि ये आएगा ये नहीं, कि ऐसे तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक देखा गया है रेशियो में सैलरी बेस्ड बहुत ज़्यादा देखा गया है। जैसे टाइम एंड वर्क से एक आध क्वेश्चन तो दिखा गया, बोर्ड एंड स्ट्रीम से तो देखा गया है, कभी कभी मिक्सचर एलिगेशन और पाइथन सिस्टम से भी आ जाता है, ज्योमेट्री से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे करके तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, बहुत लोग SICI में घबराते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो लेट मी टेल यू, अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है टिपिकल, डोंट अटेम्प्ट इट, लीव इट, बेटर टू अर्न 0 देन नेगेटिव मार्क, बेटर है। अब रीजनिंग का बात करेंगे तो रीजनिंग में भी वैसे ही सेक्टर्स हैं। पहले जैसे कि जो स्कोरेबल सेक्टर्स, मेरे हिसाब से जो स्कोरेबल सेक्टर्स है वो कैसे इनइक्वालिटी, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, समझ में आ रहा है, सिलॉग्स भी है, अगर सही समझ लेते हो तो सिलॉग्स बहुत बढ़िया। ये चारों टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, ये आते हैं। डिकोडिंग भी आता है, और तुम्हारा मिसलेनियस रीजनिंग है बहुत सारे, जहाँ पे तुम्हारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, डिजिट्स रीअरेंजमेंट है, पेयरिंग है, लेटर डिकोडिंग है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें जो मिसलेनियस में वहाँ से आते हैं, राइट। और पजल से तो 15 से 20 मार्क तो मान के चलो आएगा। अब पजल में भी ये नहीं बता पाऊंगा कि ये आएगा ये नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सोच के और प्रीवियस के बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस करके अगर बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है फोकस या फिर क्या बोलते हैं उसे, स्ट्राइक करता है पैरेलल टाइप वाला। जो पैरेलल पजल होता है, 2 लाइन बना के करना होता है, वो आने का चांसेस बहुत हाई लगता है। फ्लोर वाला तो कॉमन है, फ्लोर वाला आ जाता है। फिर कंपैरेबल पजल है, लाइक ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, या फिर ये ज़्यादा कंट्री ट्रेवल किया है, ये कम कंट्री ट्रेवल किया है। इस तरह जब कंपेयर वाले पजल होते हैं जिसमें 3 या 2 मार्क या मैक्सिमम 4 मार्क तक देते हैं, वो आने का चांस है। बहुत स्कोरिंग है, लेकिन वो बहुत स्कोरिंग, जो कंपेरेबल पजल होता है वो बहुत ज़्यादा जो है स्कोरिंग होता है। तो उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला स्केड्यूलिंग वाला है, शेड्यूलिंग बोल सकते हैं, डेज या मंथ वाला, इस 5 टॉपिक है, इसमें हो सकता है ये इस दिन होगा, वो उस दिन होगा, उस तरह हो सकते हैं, वो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन से अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो आराम से कर सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट से आ सकता है, बहुत टिपिकल नहीं आएगा। एज आई टोल्ड यू, प्रीलिम्स मेंस तक पहुंचने के लिए होता है, टिपिकल नहीं देता है। नॉलेज टेस्ट करते हैं मेंस में, तो प्रिपेयर मेंस के लिए करो, प्रीलिम्स के लिए मत करो। मेंस के लिए प्रिपेयर करो कि प्रीलिम्स तो वैसे भी क्लियर कर सकते हो, डेडिकेशन अगर अच्छा है, स्पीड बढ़ा हुआ है। मेंस के लिए तुम्हारे पास टाइम कम बचेगा, करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। 1-2 दिन में अगर सोच रहे हो कि करंट अफेयर्स सीख लेंगे हो जाएगा, मैं बोल रहा गारंटीड नहीं होगा। कैसे होगा? 6 मंथ 1 ईयर का करंट अफेयर्स 1-2 दिन में कर लोगे? इतना आसान है, हो जाएगा। इसलिए डेली करंट अफेयर्स सीखना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? डेली सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम्हारे पास एटलीस्ट 15-20 डेज है और डेली कर रहे हो लेकिन बहुत पुराना नहीं करे हो, तो 15-20 डेज में एवरी डे 4 to 5 आवर्स, एट लीस्ट 4 आवर्स जो है, प्रीलिम्स के बाद बोल रहा हूँ, तो उस पर ये करना, इन्वॉल्व कर लेना खुद को। ठीक है,
ताकि जनरल अवेयरनेस जो स्ट्रांग हो जाए। और सिर्फ करंट अवेयर्स के पीछे मत भागो, बैंकिंग अवेयरनेस भी तो है ना, जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसके पीछे भी उसको भी देखो थोड़ा, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। लोग सोचते हैं कि जनरल अवेयर्स मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स है, नहीं ऐसा, स्टैटिक भी है उसमें, बैंकिंग अवेयरनेस भी है उसमें, फिर करंट अफेयर्स भी है उसमें, तो तीनों मिला के है। जानकारी लेना उसमें बहुत ज़रूरी है, इसकी में कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, मैं ये आइडिया दे सकता हूँ कि लास्ट के 1 साल में बहुत सारी घटनाएं घट चुके हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है उनको पकड़ो, उनको लिख डालो, उन्हीं को सीखो। फिर बहुत सारे स्कीम्स और योजनाज होते हैं, बजट्स होते हैं, उनको सीखो। बैंक के लिए एग्जाम देने जा रहे हो तो फिर अगर एक बैंक का कोई एम्प्लॉय या फिर कोई रिक्रूटर है वो रिक्रूट करना चाहता है तो बैंक फाइनेंशियल इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की कोशिश करेगा, राइट, ना कि इधर उधर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। तो दिमाग लगाओ, उस तरह क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। डिजिटल पेमेंट, आजकल डिजिटल का दुनिया है, डिजिटल के ऊपर सारा ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके ऊपर क्या क्या है वो सीखो, वो जानो। एस्ट्रॉन ग्रुप करके हमारा पेज है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिया रहता है, हर वक्त चलता है, उसको फॉलो करो, उससे देखो, समझ में आए तो इस तरह प्रिपेयर कर सकते। अब लास्ट वीक में, ये जो लास्ट वीक चल रहा है उसके बाद जो प्रीलिम्स आएगा, सिंपल चीज़ है, कैलकुलेशन को ब्रशअप करो, सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन सीरीज को प्रैक्टिस लगातार करो, पजल को लगातार करो, एवरी डे डीआई प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा, मतलब ये टाइम को उठो मत, बिल्कुल भी उठना नहीं, एकदम से डूब जाओ कि पढ़ाई में पूरा एकदम कन्फाइन कर लो। ये मत सोचो कि 1 वीक की पढ़ाई नहीं होगा क्या होगा, ये मत सोचो, दो ना, दे के देखो ना क्या होता है, मिला नहीं मिला बात की बात है, पहले दो, और उसके लिए डेडिकेशन भी चाहिए होता है। वंस यू डन देन एनालाइसिस करो कि कितना हुआ है, क्या हुआ है। 100 मार्क्स शुड बी टारगेट, और इस तरह जो है क्रैमिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया 15 to 18 या 18 मार्क्स ये तुम्हारा इंग्लिश का, रीजनिंग का अच्छा पेपर है 30 के आसपास, 32, एम 35 रखना है, बट 35 मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां तक पा सकते हो, उतना करना है। ऐसा नहीं हो कि 35 का एम क्या है और मिला जाकर 20, मतलब नेगेटिव मार्किंग बहुत अर्न कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ्स के लिए जैसे मैंने बताया है, एरिथमेटिक को देखो, सिम्प्लीफिकेशन इक्वेशन सीरीज, इन सबसे अच्छा मार्क आ सकता है, उसको लो। डीआई से अच्छा मार्क आ सकता है, डीआई को पकड़ो। अगर वहां से 20 आ गया, डीआई में से अगर 5 ले लिया, 25 तो वहीं पे हो गया। फिर तुम्हें कितना लाना है, थोड़ा सा और तो लाना है, एरिथमेटिक से वही आ सकता है। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है प्रीलिम्स क्लियर करना, समझ में आ रहा है। और एक चीज हो गया, जैसे कि 1 वीक बाकी है, जितना सीखे हो सीखे, कोई अगर नया टॉपिक है या सीख नहीं पाए और तुम्हें पता नहीं है, उसे अगर इस वीक में पकड़ोगे तो नया तो सीख नहीं पाओगे सही से, जो सीखे हो वो भी भूल जाओ। तो बेटर है जितना सीखे हो, जो पता है उसे परफेक्ट करो, अच्छा एक रूटीन बनाओ 1 वीक का, जितना कल तक पढ़ाई कर रहे थे उसको डबल कर दो 1 वीक के लिए। एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद जस्ट 17 to 20 डेज उसमें करंट अफेयर्स एंड हायर नॉलेज के लिए पूरा डूब जाओ। बहुत सारे मॉक्स दो, मॉक्स के ऊपर मॉक्स दो, प्रैक्टिस पेपर्स दो, डेली न्यूज़ देखो, अलग अलग फाइनेंशियल नोट्स को पकड़ो, देखते हैं कैसे नहीं मिलता है जॉब। आई बिलीव कि अब तक तुम्हें चीज़ें समझ में आया है, जो जो मैंने बताया है वो सारे चीज़ें आई होप आपको समझ में आया और आपने लिख भी लिया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इसके ऊपर कोई भी दिक्कत है फिर भी, और कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानकारी लेना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो दिए हुए जो कमेंट बॉक्स है वहाँ कमेंट करना। आई ऑलवेज रिप्लाई टू एवरी कमेंट, सो नथिंग टू वरी अबाउट। कमेंट पे कमेंट डालो and I will answer and clear your doubts. For proper involvement with us, एस्ट्रॉन ग्रुप का पेज है फेसबुक में, वहाँ जाके आप लाइक करो, वी आर ऑलरेडी देयर। और अगर कोर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फिर एक हमारा क्लोज्ड ग्रुप भी है जहाँ पे सिर्फ डेडिकेटेड लोगों को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसके अंदर है और कोर प्रिपरेशन कर रहे हैं। द ग्रुप नेम इज गवर्नमेंट एग्जाम डिस्कशन पोर्टल, गवर्नमेंट का GOVT, ठीक है, एग्जाम डिस्कशन पोर्टल ब्रैकेट में GEDP, ये ग्रुप है फेसबुक में। अगर कोर प्रिपरेशन करना चाहो तो यू कैन गिव योर रिक्वेस्ट देयर, वी विल एक्सेप्ट इट एंड अकॉर्डिंगली वी कैन इन्वॉल्व इन देयर। बहुत सारे एक्सपर्टाइज हमारे वहाँ पे मेंटर्स भी हैं जो आपको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ ये यूट्यूब का हमारा चैनल है, अगर बहुत सारे ऐसे जानना चाहते हो और हमेशा जो है लिंक रहना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी करना एंड शेयर टू योर ऑल डेडिकेटेड फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। एग्जाम के एक दिन पहले आई प्रोवाइड यू कि एग्जाम के टाइम में क्या करना है और क्या नहीं करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर नहीं करना है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।